आज मैं ज़ेरे निसाब कहकशां में हिस्से अव्वल का नस्र का आखिरी सबक मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। यानी हिस्से अव्वल का आखिरी सबक है खतूत नवीसी और मौलाना आज़ाद का ख़त जो अहमदनगर जेल से उन्होंने लिखा है। तो पहले खतूत और ख़त के बारे में जानें। ख़त, खतूत, खतूत नवीसी, ख़त वाहिद, खतूत जमा, खतूत नवीसी, ये मुरक्कब हुआ। और खतूत नवीसी मकतूब निगारी को कहते हैं। खतूत नवीसी का मतलब होता है ख़त लिखना। गालिब ने खतूत नवीसी का आगाज़ किया 1846 के बाद। गालिब ने 1846 के बाद खतूत नवीसी का आगाज़ किया। गालिब ने ख़त लिखा अपने दोस्त, अहबाब, अजीज़ों और शागिर्दों को। गालिब ने कुल खतूत लिखे 900। खतूत गालिब का मजमुआ 2, एक उर्दू मुअल्ला, दूसरा उर्दू हिंदी। एक उर्दू मुअल्ला, दूसरा उर्दू हिंदी। खतूत नवीसी खैरियत की तरसील, तबादला ख्यालात का ज़रिया है। खतूत नवीसी आज का नहीं। खतूत नवीसी ये पुराना रिवाज है और कदीम ज़माने से ये चलता आ रहा है। और अहले ज़बान का, उर्दू अदीबों का यह मानना है कि जिस ज़माने से ये लिखने पढ़ने का रिवाज कायम हुआ या हुआ होगा, उसी ज़माने से लोग अपने रिश्तेदार और कुर्बतदार की खबर खैरियत के लिए इस ज़रिया खतूत नवीसी को अपनाया होगा। लेकिन हिंदुस्तान के हुक्मरां शेर शाह सूरी से इसके आगाज़ के पक्के सबूत मिलते हैं। शेर शाह सूरी ने डाक का निज़ाम कायम किया और निज़ाम डाक के कायम हो जाने से लोगों को ख़त भेजने में आसानी हुई और लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब को ख़त लिखने लगे। उर्दू में खतूत निगारी शेर शाह सूरी के वक्त से ही हो रहा है। लेकिन मुग़लिया दौर में फ़ारसी में खतूत लिखे जाते थे। उसके बहुत सारे नमूने आज भी मौजूद हैं और यह किताबों में फ़ारसी में खतूत निगारी के सबूत मिलते हैं और वो खतूत महफूज भी हैं। लेकिन उर्दू में खतूत नवीसी जब हमारे हिंदुस्तान में उर्दू लिखने पढ़ने के रिवाज में आ गई, उर्दू लिखा और पढ़ी जाने लगी, तो लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। और ख़त के बारे में ये भी कहा गया है कि ख़त आधी मुलाकात है। ख़त आधी मुलाकात है। कोई आदमी नहीं पहुंचता है मगर उसकी तहरीर पहुंचती है, जिसमें वो अपने हालात को या अपनी कैफियत को लिखकर अपने दोस्त अहबाब के पास भेजता है। और फिर दोस्त अहबाब भी जब उसको अपनी हालत व कैफियत लिखता है, तो जब मकतूब इलैह के पास में वो पहुंचता है तो वह भी उसके खैरियत को जानता है और इस तरीके से दिल को इत्मीनान और तसल्ली हुआ करती है। तो खतूत नवीसी भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसकी अहमियत को हर दौर में जब से ये लिखा जाने लगा है लोगों ने तस्लीम किया है और इससे किसी को इनकार भी नहीं है। लिहाजा अब हम देखते हैं
हमारे सामने गुबार खातिर है और यह ज़ेरे निसाब कहकशां नस्र का आखिरी सबक है और इसके तख्लीक़कार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। पहले हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुतालिक मुख्तसर से तौर में जाने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद असल नाम मुहीउद्दीन, तारीख़ी नाम फ़िरोज़ बख्त, तारीख़ पैदाइश 1888 ईस्वी में, जाए पैदाइश मक्का मुकर्रमा सऊदी अरबिया में, वालिद मौलाना खैरुद्दीन, पेशा मुदर्रिस, यानी वालिद का पेशा मुदर्रिस शिक्षक, मक्का मुकर्रमा सऊदी अरब, भारत में सकूनत शहर कलकत्ता मगरबी बंगाल में, इब्तदाई असातिज़ा मौलवी याकूब, मौलवी नज़ीरुल हसन अमेठवी, मौलाना सादत हुसैन। शादी 1906-7 में, आपकी बेगम जुलेखा बेगम, वालिद का इंतकाल 1908 ईस्वी में, मदफून, वालिद का इंतकाल 1908 ईस्वी में, मौलाना आज़ाद मदफून दिल्ली जामे मस्जिद के नज़दीक। रिसाला अस्सिद्क़ की अशात 15 बरस की उम्र में आपके इदारत में छपी। अन्नदवा वकील 1912 ईस्वी में, अखबार अल हलाल की अशात कलकत्ता से। अल हिलाल का बंद होना 1914 में सरकार के अताब के सबब। 1915-16 ईस्वी में अल हिलाल की जगह अल बलाग निकला। मौलाना आज़ाद रांची में नज़रबंद रहे 1916 से 1920 तक। रांची में नज़रबंद 44 महीने। 35 बरस की उम्र में कांग्रेस के सदर मुंतखब। कांग्रेस के सदर रहे 1940 से 1946 तक। मौलाना आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम यानी शिक्षा मंत्री। आपका इंतकाल 22 फरवरी 1998 ईस्वी में और आप मदफून हैं दिल्ली के जामा मस्जिद के पूरब, सटे हुए पूरब में। तसानीफ तज़किरा या खुद नविश्त है। तर्जुमानुल कुरान 3 जिल्दों में। इंडिया विंस फ्रीडम अंग्रेज़ी ज़बान में। गुबार खातिर मजमूए खतूत उर्दू। कुल 24 खतूत हैं असल किताब गुबार खातिर में। यहाँ गुबार खातिर में ज़ेरे निसाब गुबार खातिर में 3 खतूत हैं। इसको खूब अच्छी तरह याद रखेंगे। सवाल में आपसे अब पूछे कि गुबार खातिर में कुल कितने खतूत हैं, तो उसमें अगर 24 हो, 30 हो, 25 हो, 19 हो, तो आप उसमें 24 को निशान लगाएंगे। और हो कि 3 है, 5 है, 2 है, 1, तो आप 3 में लगाएंगे। यानी आपके किताब में गुबार खातिर से अखज़ किया हुआ 3 ख़त ही लिखा गया है, जबकि ओरिजिनल किताब जो गुबार खातिर है, जो खतूत के मजमुआ है, उसमें कुल खतूत 24 है। इस बात को याद रखेंगे। ज़रा इस पर फिर एक सरसरी नज़र डाल लें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुहीउद्दीन इनका असल नाम है। फ़िरोज़ बख्त तारीख़ी नाम है। 1988 ईस्वी में आप मक्का मुकर्रमा, आप 1888 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा सऊदी अरब में पैदा हुए। मौलाना खैरुद्दीन आपके वालिद बुजुर्गवार हैं। आपके वालिद बुजुर्गवार का पेशा, वालिद का पेशा मुदर्रिस यानी शिक्षक हैं मक्का मुकर्रमा सऊदी अरब में। आप सोचें कि सऊदी अरब
में वहाँ का लिटरेचर अरबी है और हिंदुस्तान का एक आलिम सऊदी अरब में जाकर अरबी ज़बान को पढ़ाता हो, अरबी लिटरेचर का दर्स देता हो, तो उसकी महारत कैसी होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। भारत में उन्होंने मुस्तकिल सकूनत इख्तियार किया, यानी मक्का मुकर्रमा से जब आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो आपने मुस्तकिल सकूनत इख्तियार किया शहर कलकत्ता में, जो मगरिब बंगाल की राजधानी है। वैसे किसी से पूछा जाता है कि आपकी सकूनत, तो छत पर नज़र डालने लगता है कि क्या पूछ दिया हमसे। यानी हमारे उर्दू के कमज़ोरी की वजह से हम सकूनत के मानी को नहीं जान पाते हैं। लेकिन सकूनत जब कोई आपसे पूछता है तो गोया कि आपका वो एड्रेस पूछ रहा है, आपका घर कहाँ है, पोस्ट, थाना, ज़िला कहाँ है, ये पूछ रहा है। सकूनत जब कोई पूछे तो आप अपना एड्रेस बताएंगे। आपके इब्तदाई तालीम के जो असातिज़ा हैं उसमें 3 का नाम आया है। एक है मौलवी याकूब, दूसरे हैं मौलाना सादत हुसैन और तीसरे हैं मौलवी नज़ीरुल हसन अमेठवी। आपकी शादी होती है 1906 या 7 में। आपके बेगम का नाम है जुलेखा बेगम। आपके वालिद का इंतकाल आपके शादी के 1-2 साल बाद ही हो जाता है। रिसाला अस्सिद्क़ की आपने अशात कराई 15 साल की उम्र में। इससे मौलाना आज़ाद के कलमी महारत का पता चलता है कि आप कलम के कितने माहिर थे, जो 15 बरस की उम्र में ही आपने इदारत की जिम्मेदारी लेकर रिसाला अस्सिद्क़ जारी कर दिया। आपके इरादत में अन्नदवा अल वकील शाया हो रहे हैं, आप उसकी इरादत फरमा रहे हैं। 1912 में अखबार अल हलाल की अशात कलकत्ता से होती है। अल हलाल का बंद हो जाना 1914 में, 12 में वो जारी होता है और 14 में बंद हो जाता है। यानी कि सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी। सरकार की तरफ से ऐसा हुक्म हुआ जो मौलाना आज़ाद ने उसे बंद कर दिया। 1915-16 में अल हिलाल की जगह आपने 1916 से 1920 तक मौलाना आज़ाद रांची जेल में आप नज़रबंद रहे। कुल आप नज़रबंद रहे 44 महीना। तो सवाल आपसे पूछेगा कि मौलाना आज़ाद कितने महीने नज़रबंद रहे, तो आपको वहाँ जोड़ने में दिक्कत हो सकती है, या फिर आप मुगालते में पढ़ेंगे कि पता नहीं कितना हुआ। लेकिन इसको याद रखें, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि 44 महीना आप रांची में नज़रबंद रहे। 35 बरस जब आपकी उम्र होती है तो आप कांग्रेस कमेटी के सदर हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के आप सदर मुंतखब कर लिए जाते हैं और 1940 से 1946 तक आप सदारत के फ़राइज़ को अंजाम देते हैं। यानी कि आप सदर रह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो सबसे पहले वज़ीर तालीम आप हुए, यानी वज़ीर तालीम में आपका आज़ाद भारत में सबसे अव्वल नाम है। पहले आप हुए, उसके बाद में और हुए, और आज तक फिर जो हो रहे हैं, लेकिन पहले वज़ीर तालीम आप हैं, यानी शिक्षा मंत्री हैं आप। आपका इंतकाल 22 फरवरी 1998 में वजारत के ज़माने में ही हो जा रहा है। थोड़ी सी अलालत हो रही है और थोड़े से अलालत के बाद आप इंतकाल फरमा रहे हैं। और इस तरीके से आपको कहाँ दफन किया गया? दिल्ली के जामा मस्जिद के पूरब। आपने अपनी किताबें छोड़ी हैं। तज़किरा यह खुद नविश्त है। मौलाना आज़ाद ने अपनी हालत को इसी किताब में बयान किया।
तर्जुमानुल कुरान, कुरान के तर्जमे 3 जिल्दों में। अंग्रेज़ी में आपने एक किताब लिखी इंडिया विंस फ्रीडम, और खतूत का जो मजमुआ है उसका आपने नाम रखा गुबार खातिर। और गुबार खातिर में कुल 24 खतूत हैं, जो गुबार खातिर असल किताब है उसमें। लेकिन हमारे यहाँ जो ये कहकशा है हमारे निसाब में, उस कहकशा में गुबार खातिर के 3 खतूत को ही डाला गया है, और यहाँ 3 खतूत ही हैं। इस तरीके से आप मौलाना आज़ाद के खतूत के मुतालिक जाना। अब उसके गुबार खातिर, ये मौलाना आज़ाद के खतूत हैं। गुबार खातिर सन तालीफ गुबार खातिर 1942-43 में। ज़ेरे निसाब गुबार खातिर में 3 खतूत। सिद्दीक़ मुकर्रम मौलाना आज़ाद के दोस्त। सिद्दीक़ मुकर्रम कौन है? हबीबुर रहमान शिरवानी। गुबार खातिर लिखे गए किला अहमदनगर जेल से। मौलाना आज़ाद की चाय बग़ैर दूध वाली सादा। मौलाना आज़ाद पीते मुल्क चीन की चाय। और ये गुबार खातिर जो खतूत हैं उनमें ये बताए गए हैं। आपसे सवाल पूछेगा कि कहाँ से ख़त लिखा गया, तो कहिएगा अहमदनगर जेल से। और एक बात और भी आप गुबार खातिर में पढ़ के समझिएगा कि तीनों खतूत में तीनों के तारीख़ अलग अलग होंगे, है ना। तो उस तारीख़ को भी अगर आप याद रखें तो आपके लिए बेहतर है। कहाँ से लिखा गया है, तो सिद्दीक़ मुकर्रम को लिखा है आपने, आपके सिद्दीक़ मुकर्रम है हबीबुर रहमान शिरवानी। और जो ख़त जहाँ से लिखा गया है उस जगह का नाम है किला अहमदनगर जेल से है, तो लिखा हुआ है किला अहमदनगर। और फिर दूसरी जगह है तो उसके बारे में भी लिखा हुआ है। इसको आपको देख करके याद कर लेना चाहिए। सिद्दीक़ मुकर्रम में सिद्दीक़ के मानी होते हैं दोस्त, और अज़रूए अदब मुकर्रम लक़ब को लगा देते हैं। सिद्दीक़ मुकर्रम हो गया तो इससे उनके ओहदे का भी लिहाज ख्याल करते हुए मुकर्रम हम कहते हैं, और सिद्दीक़ के माने तो दोस्त है ही है। लिहाजा आप इसको देखेंगे कि इसके पॉइंट सब क्या हैं। और मौलाना आज़ाद जो है चीन, मुल्क चीन की चाय वो पीते थे। हिंदुस्तान की चाय को वह असली चाय नहीं नकली चाय मानते थे, और बग़ैर दूध वाली सादा चाय पीते थे। अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान आए ना, तो उन्होंने चाय में दूध का इस्तेमाल करना शुरू किया। बल्कि अंग्रेज़ से पहले पानी में चाय पत्ती डाली जाती थी। अंग्रेज़ आए तो दूध में चाय पत्ती डालने लगे और दूध वाली चाय पीने लगे। धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को दूध वाली चाय पिलाने का आदी बना दिया अंग्रेज़ों ने। अब हम गुबार खातिर के खुलासा को देखेंगे। ज़ेरे निसाब मौलाना आज़ाद के खतूत की तलख़ीस। ज़ेरे निसाब खतूत से यह ज़ाहिर होता है कि मौलाना आज़ाद की तबीयत में इनफरादियत पसंदी पैवस्त कर गई थी, और वह बचपन ही से आम बच्चों की तरह नहीं थे। सुबह के वक्त चाय पीना उनको बहुत मरगूब था। पहले ख़त से यह ज़ाहिर होता है कि 54 साल की उम्र में मौलाना आज़ाद अपनी ज़िंदगी के ज़माने माजी पर अपनी नज़र से देख रहे थे और उसको बसीरत के साथ सोच रहे थे। दूसरे ख़त में मौलाना आज़ाद की चाय नोशी का ज़िक्र मिलता है, जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ अंदाज से चाय नोशी होती है। चाय नोशी को एक फ़न के साथ सफ़े किरतास पर कलम कर देना यह उनके जौहरे फ़न का कमाल है। मामूली चीज़ चाय को मौजू बनाकर जो उन्होंने अदबियत पेश किए हैं, यह उन्हीं का कमाल है। इससे चाय की अहमियत और अफादियत का अंदाज़ा भी होता है। तीसरे ख़त से यह अंदाज़ा मिलता है
कि मौलाना आज़ाद की अहलिया ज़ुलेखा बेगम का इंतकाल मौलाना के असीरी के ज़माने में हुआ था। अहलिया के इंतकाल के बाद ही मौलाना कलकत्ता जा सके। इस दौरान भी खतूत नवीसी का सिलसिला जारी रहा, जिससे मौलाना आज़ाद की नरम दिली, दिलगुदाज शख्सियत और अनानियत से बिल्कुल खाली थी। मिजाज की सख्ती के साथ साथ मुनकसिरुल मिजाजी भी थी। ख़त के ख़त्म होते होते रिकत आमेज़ हो जाते हैं। रिकत आमेज़ी की कैफियत उन पर तारी है। तो मौलाना आज़ाद जो तीसरे ख़त में अपने बेगम ज़ुलेखा बेगम को जेल से ख़त लिखते हैं और ज़ुलेखा बेगम भी उनके ख़त का जवाब देती हैं, वो भी लिखती हैं, लेकिन वो अलालत बिस्तर अलालत पर हैं। फिर भी कभी अपने शौहर को आपने अपनी अलालत की ख़बर देना पसंद नहीं किया और उनको इत्मीनान और तसल्ली बख्श जवाब देती, जिससे कि मौलाना आज़ाद बेफिक्री की ज़िंदगी जिएँ और वो जिस तरह सियासत में हिस्सा लेने लगे। कभी उनकी बेगम ज़ुलेखा ने आपको कहीं भी डिस्टर्ब नहीं किया और कहीं भी आपकी मुखालफत नहीं की, बल्कि आप उनके अमल में मुआफ़क़त का सबूत दिया, मुताबिकत का सबूत दिया और इस तरीके से ये खतूत लिखना, आना और जाना, ये रिवाज कायम रहा, सिलसिला चलता रहा। और इसी खतूत में आपने मौलाना आज़ाद के चाय नोशी का ज़िक्र भी सुना, जो मुख्तलिफ़ मुल्कों के चाय को वह देखते हैं। जैसे हिंदुस्तान और श्रीलंका की चाय को वह असली चाय करार नहीं देते हैं। उनको चीन में पैदा होने वाली चाय ही पसंद है और उसी को वो मरगूब समझते हैं। और सुबह सुबह जो चाय की एक प्याली मिल जाए तो मौलाना आज़ाद बहुत खुश होकर उस चाय को पीते हैं और ये उनका मरगूब ग़िज़ा है।